नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसको हमने पूरा कर लिया था। आगे हम ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आर्थिक नीति के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि पीछे की जो भी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे, इस वजह से मेरा कहना होता है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार आएँ, ठीक है, कि आपको रिपीट करना है, चीज़ें रिवीजन पे लेके चलनी है। क्योंकि फिर एक बार मेरा यही कहना है कि आगे चल के चीज़ें इतनी लेंदी होती जाएंगी, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है ऑलरेडी यूपीएससी का, कि आपको कवर कर पाना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक बार ही पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसको आपको बेहतर ढंग से अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में रहे, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। और डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करते चलना है ताकि हैबिट बना रहे और आपकी जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, जो नोट्स है, वो आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो ये जो ब्रिटिश आर्थिक नीति में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रिटिश आर्थिक नीति में मैंने आपको साम्राज्यवाद के बारे में बता दिया था, उपनिवेशवाद के बारे में बता दिया था। उसके बाद से उपनिवेशवाद के जो 3 चरण थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पहला चरण कब से कब था? 1757 से 1813 तक। दूसरा चरण कब से कब तक था? 1813 से 1860 तक। और तीसरा कब से कब तक था? 1860 से 1947 तक। आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स इस स्टेप पे क्यों आए, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये काफ़ी पहले से प्लानिंग नहीं बनाए थे कि हमें इंडिया में आना है, फिर ऐसे करके व्यापार करना है, फिर प्रशासनिक जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से लेना है, फिर प्रत्यक्ष रूप से लेना है, उसके बाद से फिर संसाधन जुटाना है, फिर यहीं के संसाधन का प्रयोग यहीं से उत्पाद खरीदने में करना है। ऐसी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते चलते हैं उसी अनुसार वहाँ की जो स्थिति रहती है, जो इनकी ज़रूरत रहती है, उसके हिसाब से ये बदलाव करते रहते हैं। अगर जो ब्रिटेन में उनका जो इतिहास रहा है, जो 50 से ज़्यादा ही उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो जो भी ये लोग इतिहास लिखे हैं अपने उपनिवेशों का, उसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि इन्होंने जो भी बदलाव किया वो शोषण के लिए किया। उन्होंने अपने आप को अच्छा ही बताकर अपने इतिहास में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। वो कभी ये नहीं जताते कि हमने कुछ गलत किया या शोषण के लिए किया, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या थी, वो अपने हित के लिए ही यहाँ पे सारे बदलाव कर रहे थे और उसी अनुसार ये काम कर रहे थे। इन्हें जिस हिसाब से जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस हो रही थी उस हिसाब से ये कार्य कर रहे थे। आपको अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें बदलाव यहाँ पे होंगी, जो भी चेंजिंग होंगी, उसमें ब्रिटिशर्स का ही हित होगा। वो अपने हित के लिए ही बदलाव करेंगे। उसके बदले में अगर जो किसी भारतीय को हित हो जाए तो वो अलग बात है। जैसे कि जो ज़मींदार लोग होते थे, मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि शुरुआत में ज़मींदारों को भी समस्या हुई। कैसे समस्या हुई? समस्या ऐसे हुई कि जो पहले के शासक रहते थे वो 2-4-10 दिन डिले भी हो जाता था किसी कारणवश, तो समस्या सुन के टाल देते थे, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद ही आप दे देना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो नियम कानून कायदा बनाया था उसके हिसाब से अगर जो ये लोग नहीं चाहते थे, नहीं चलते थे, तो इनकी ज़मींदारी छीन जाती थी। तो इससे शुरुआत में भी ज़मींदार लोग भी परेशान थे, लेकिन बाद में इससे ज़मींदारों को फ़ायदा होने लगा, तो फिर वो ब्रिटिशर्स की तरफ हो गए। वो कभी नहीं चाहते थे, बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएँ, ठीक है। तो उसमें क्या था, सबसे पहले तो अंग्रेज़ जो भी कार्य करते थे अपना हित देखते थे, लेकिन उसमें किसी और का भी अगर जो कोई फ़ायदा हो जाता है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपना फ़ायदा होना चाहिए, ये फिक्स है। जब उनका फ़ायदा होगा तभी वो काम करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर थे, ठीक है। मेन जो आय था, इनकम का स्रोत था जो सरकारों का, वो कृषि पर ही था, इसलिए अब इनका टारगेट कृषि पे था। तो शुरुआत में ये लोग क्या किए, प्रारंभिक दौर में ये लोग क्या करते हैं, वो केवल ट्रायल करते हैं हर जगह, कि जैसे कि इनके पास अनुभव तो होता नहीं है इस चीज़ का, जो चीज़ें यहाँ पे ये तौर तरीका अपना रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि इसी देश के ये लोग थे और बहुत प्राचीन काल से ऐसा कुछ चला आ रहा था, इन लोग की परंपरा चली आ रही थी और इन लोग को वैसे ही कुछ सुधार करते हुए आगे चलाना था, ऐसा तो कुछ था नहीं। नए सिरे से सब कुछ इनको करना था, नए सिरे से नियम कानून बनाने थे। तो उसको एक बार वो ट्रायल करते थे कि हम एक बार देखते हैं कि इसमें हम सफल होते हैं कि नहीं, अगर जो उसमें कुछ परेशानी आएगी तो उसमें बदलाव हो जाएगा।
ऐसा ये मान के चलते थे। तो आपको बताया गया था 1765 में जब संधि हुई थी इलाहाबाद की, तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो तब मिल गया था। उसके बाद जब ज़मींदारी व्यवस्था शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद का 3 चरण मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपको ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में कुछ नोट्स करवाए, अभी उसमें थोड़ा सा बाकी है पार्ट, अभी आज वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, ये लोग कहाँ स्टार्ट की ज़मींदारी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बनारस में भी। यानी कि 1793 में ट्रायल करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ज़मींदारी व्यवस्था की। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में। कि देखते हैं, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये लोग क्या करते थे, इन्हें पूंजी की ज़रूरत क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि इन्हें साम्राज्य विस्तार करना था, सैनिक खर्चे थे, अपना साजो सामान था, यहाँ का जो उत्पाद पहले खरीदना होता था। देखिए 18वीं सदी के लास्ट टाइम में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी ब्रिटेन में अच्छी खासी, और जैसे ही 18वीं सदी बीती वैसे ही एकदम चरम स्थिति पे आ गया। औद्योगिकरण एकदम चरम स्थिति पे अपने आ जाता है। ठीक बात है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये लोग क्या करते थे, साम्राज्य विस्तार के लिए, अपना जो सैनिक खर्च होता था उसके लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटेन में रहकर भारत के लिए पॉलिसी बनाते थे, नियम कानून बनाते थे। तो उनका भी जो सैलरी होता था वो यहीं से भेजा जाता था। जब उनका, एक बात इसमें ये था कि जब पुराने शासक होते थे वो लोग भी कर वसूलते थे जनता से, प्रजा से, लेकिन राजा लोग जो भी कर लेते थे वो भी, राजतंत्र भी तो कोई अच्छी चीज़ थी नहीं, वो लोग भी एक तरह से शोषण ही कर रहे थे। ठीक बात है। तो लेकिन ये था कि जो राजा कर लेते थे उससे क्या करते थे, अपने सुख सुविधाओं के लिए चीज़ें लेते थे, और दूसरी चीज़ अपने सैनिक को क्या देते थे, वो जो सैलरी होता था वो देते थे। तो क्या होता था कि यहाँ का जो रिसोर्सेस होती थी, जो संसाधन होता था, यहाँ का जो धन होता था, यहीं पे रह जाता था। जैसे कि अगर जो सैनिक को वो सैलरी दे रहे होते हैं तो सैनिक कहाँ का होता था, भारत का ही। वो तो ब्रिटेन से बुलाने जा नहीं रहे थे कि तुम आओ हम अपने सैनिक में रखेंगे। ठीक बात है। तो वो जो सैनिक होता था उसका जब घर परिवार यहीं पे होगा तो सारे खर्च वो यहीं पे करेगा। दूसरी चीज़, जो राजा अपने सुख सुविधा के लिए चीज़ें अक्सर इस्तेमाल करते थे वो ज़्यादातर अपने देश से ही लेते थे। जैसे कालीन वगैरह हो गया, और कोई चीज़ बनाना हो गया, इमारत बनवाना हो गया, जैसे कि ताजमहल बनवाया गया, तो लाल किला बनवाया गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, हमारे ही देश में है। तो हमारे देश का जो धन होता था वो यहीं पे रह जाता था। लेकिन राजतंत्र भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती थी, राजा के ऊपर डिपेंड होता था कि वो किस कदर कितना अच्छा है। ठीक है, उसकी जो विचार हैं, विचार वाली जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है, सबके प्रति है या नहीं है, ये डिपेंड करता था राजा के ऊपर राजतंत्र में। तो वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन इससे कमोवेश ठीक थी, ब्रिटिशर से ठीक थी लगभग। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन लगभग इससे ठीक थे। ये हो गई, ठीक बात है। तो जब अब इनको रेवेन्यू जब इकट्ठा करना था और उसके लिए कृषि से ही करना था, तो इनको लगा कि जब अस्थाई कुछ इनकम आएगा, मतलब एक नियम के अनुसार पैसा आएगा, तो क्या होगा, उससे हमें जहाँ जहाँ खर्च करना है उसको हम विभाजित कर देंगे और वहाँ वहाँ पे समय समय पर खर्च कर पाएंगे। इस वजह से इन्होंने अस्थाई व्यवस्था को ट्रायल रूप में लाया, उसको लागू किया। तो अस्थाई व्यवस्था जो लागू हुई वो लगभग 1947 तक चली। उसमें थोड़े बहुत समय समय पे क्या हुए, बदलाव हुए, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था, जैसे कि सारे ज़मीन पे किसका अधिकार हो गया था, ज़मींदारों का, तो वो चीज़ें 1947 तक रहीं। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, अंग्रेज़ों के हित के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग नियम में, बस उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। ठीक बात है। उसके बाद से जैसे ही ज़मींदारी व्यवस्था वहाँ पे लागू हुआ, वहाँ पे चल ही रहा था, तो एक चीज़ मैंने आपको कल लिखवाया था कि ज़मींदारी व्यवस्था से अंग्रेज़ों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। क्योंकि एक बात ये समझिएगा कि जो ज़मींदार होते थे वो ख़ानदानी होते थे, बहुत पहले से ज़मींदारों का सिस्टम चला आ रहा था, तो ज़मींदारों को काफ़ी अनुभव भी था इस क्षेत्र में, इस काम में। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा ये लोग अंग्रेज़ उठाना चाहते थे कि ज़मींदारों को काफ़ी अनुभव है और उस अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़, जब ज़मींदार इनके अधीन रहेंगे तो इनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि ज़मींदार अकेले तो होता नहीं है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो जाएगी। बाद में जब ये दूसरे क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए, तो अगर जो रैयतवाड़ी में कुछ अच्छा चीज़ था तो उसको यहाँ पे भी लागू कर सकते थे ज़मींदारी को हटा के, लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई थी ज़मींदारों के कारण, कि हमारे लिए ज़मींदार हमेशा खड़े रहेंगे हर एक स्थिति में, इसलिए वो ज़मींदारी व्यवस्था को वहाँ से हटाए नहीं। अगला जब टाइम को जीता गया 1799 में,
ठीक है, जब टीपू की हत्या हो गई और मराठा फिर 1818 में। तो क्या हुआ, अब देखिए, जो जमींदारी व्यवस्था थी 1793 में थी, ठीक बात है, उसके कितने टाइम बाद 1799 में और 1818 में ये दक्षिण में अपना पैठ बैठाते हैं, अपनी मजबूती स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग नए सिस्टम से शुरुआत करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुख्यतः ये होता है किसान, समझिएगा इसको। रैयत मतलब बेसिकली यहाँ पे किसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाकी रैयत का और भी मतलब होता है, जैसे कि पहले के टाइम तो रैयतों से मिलने जाया करता था, यानी कि तब के मतलब में रैयत मतलब प्रजा को लेके कहा जाता था, लेकिन प्रजा भी उस टाइम की ज़्यादातर किसान ही होती थी। ठीक है, तो रैयत अभी यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वैसे किसान का इस्तेमाल किया गया है। वैसे किसान होते थे जिनका खुद का भूमि होता था, उस पर वो खेती करते थे। समझ में आ रहा है बात? मतलब रैयत मतलब वे जिनके पास अपना भूमि है, उस पर वो खेती करते थे। ठीक बात है, ये हो गया। तो अभी ये नीचे क्या किए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी रहती है, ठीक है, और कुछ असम के भाग में। इतने जगह पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होती है। ये भारत में जो कुल कृषि क्षेत्र था उसके 51% पे, 51% पे लागू थी। ठीक बात है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो हमको एक बार ध्यान देना पड़ेगा, जैसे गुजरात का हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, उत्तरी कर्नाटक टाइप का, ये पूरा जो एरिया था वो मुंबई प्रेसिडेंसी में आता था। और मद्रास की अगर जो हम लोग बात करेंगे तो मद्रास था कहाँ, एक बात आप लोग याद रखेंगे कि कर्नाटक पहले के टाइम में कहाँ था, जहाँ तमिलनाडु है, और वहीं पे मद्रास था। तो मद्रास अगर जो हम प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा हो जाता था, ज़्यादातर हिस्सा, और बाकी आंध्र प्रदेश का उधर हिस्सा और तेलंगाना वगैरह वो तो खैर निजाम का था, लेकिन आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया। उसके नीचे अगर जो हम तमिलनाडु की बात कर लें तो ये सारा हिस्सा किस में आता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और असम के कुछ भूभाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयत में ये एक खासियत थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि जो मालिकाना हक होता था वो रैयतों का होता था, यानी कि रैयत मतलब ऐसे किसान जो इनकी अपनी खुद की भूमि होती थी, ठीक है, जिसपे वे खेती करते थे। एक चीज़, दूसरा चीज़ इसमें ये एक चीज़ अच्छाई थी, मतलब नियम में ऐसा था, कागज़ में ऐसा था, हकीकत में ऐसा नहीं था, लेकिन कागज़ में ऐसा था कि जो भी लागत होगी किसान की जो लागत होगी, उसका लागत अगर जो हम निकाल दें, उसके उपज में से उसका लागत निकाल दें, उसके बाद सरकार 50% से अधिक नहीं ले सकती। जैसे कि आप एक बात समझो कि अगर जो कोई किसान है, 100 रुपये उसकी उपज हुई, 100 रुपये के बराबर, 100 रुपये मूल्य के बराबर। अब अगर जो हम लोग मान लें कि 20 रुपये उसका उसमें लागत है, तो अब 20 रुपये लागत हम लोग निकाल दिए, अब बचा कितना, 80 रुपये। अब 80 रुपये का 50% हो गया 40 रुपये, तो वो 40 रुपये से अधिक सरकार नहीं लेगी, उससे कम ही लेगी, ऐसा प्रावधान में था। और एक प्रावधान और था कि जब कभी आपातकालीन अवस्था आती है, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, ठीक है, सूखा वगैरह पड़ जाएगा अगर जो, तो उस टाइम पे छूट दिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता था। मैंने बोला ना, ये सिर्फ कागज़ में नोट था, ऐसे केवल नियम थे। और क्या नियम था? और नियम ये था कि जो भूमि होगी, जैसे होता है ना कि कई कई भूमि पे अच्छा पैदावार होता है, कहीं कहीं थोड़ा कम होता है, तो भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद, भूमि का वर्गीकरण करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि यहाँ से कितना टैक्स इतने भूमि से लेना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक बात है कि भूमि का वर्गीकरण करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस भूमि से हमें कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये चीज़ थी कि ब्रिटिशर्स को अधिक से अधिक प्रशासनिक चीज़ें सही करनी पड़ी, यानी कि कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू कलेक्टर हो गए और बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करनी पड़ी, जिससे इनका खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। जमींदारी व्यवस्था में सारा सरदर्द किसके ऊपर था, ज़मींदार लोगों के ऊपर। ज़मींदार अपना कलेक्ट करते, इनको देते। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब सारे खेत का मालिक बना दिया गया, अलग अलग जो भी किसान थे उनको मालिक बना दिया गया, तो अब किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिकारी लोगों का नियुक्ति तो करना पड़ेगा और अधिकारी लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। इससे ब्रिटिशर्स का खर्चा बढ़ गया। तो अभी रैयतवाड़ी हम लोग लिखेंगे, नोट्स करेंगे, ठीक है, नोट बनाएंगे। उसके बाद जब महलवाड़ी का नंबर आएगा तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे कि रैयतवाड़ी की तरह कमोवेश रहता है, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया जाता है, जैसे कि प्रशासनिक खर्चे को कम करने का, उसमें प्रशासनिक जो खर्चा होता है उसको कम करने का कोई ना कोई उसमें तरीका ढूंढा जाता है। ठीक बात है। तो महलवाड़ी में देखेंगे, अभी हम लोग नोट करेंगे रैयतवाड़ी के बारे में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, एक होते थे अस्थायी या अनुपस्थित जो जमींदार होते थे, एक नाम आता है अनुपस्थित जमींदार का। तो अनुपस्थित जमींदार का मतलब समझिएगा कि जैसे अगर जो कोई किसी को मुखर्जी नगर का जमींदारी मिला है,
ठीक है, किसी व्यक्ति को, जैसे अंग्रेज जब ब्रिटिश नीलामी करते थे, ठीक है, बोली लगाते थे, तो जो भी वहाँ पे मौजूद रहता था ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके देने का आश्वासन देता था, उसी को ज़मींदारी मिल जाती थी। ऐसा होता था, ठीक बात है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आया और यहाँ पे बोली में वो शामिल हुआ और उसने यहाँ की ज़मींदारी ले ली, ठीक बात है, उसको मिल जाता था। लेकिन वो रहने वाला कहीं और का है और उसको ज़मींदारी मिली कहीं और की है। जैसे कि अगर जो उसको मुखर्जी नगर का ज़मींदारी दे दिया जाए और वो रहने वाला हो पानीपत का या कहीं और का, बात समझ में आ रही है, तो उसको अनुपस्थित ज़मींदार कहते थे। तो इन सब सिलसिलों में मध्यस्थों की भूमिका क्या होती थी, बढ़ जाती थी। मध्यस्थ बीच में आ जाते थे कि यानी कि अनुपस्थित जो ज़मींदार होता था वो तो अपनी जगह पे चला जाता था और यहाँ पे जिम्मेदारी किसी और को दे देता था। तो जिम्मेदारी जिसकी रहती थी वो कलेक्ट करता था, जो फायदा उस जमींदार को देना था, जो अनुपस्थित जमींदार अपने जाके अपने यहाँ बैठा रहता था, उसको ये जो मध्यस्थ होते थे कुछ पैसा देते थे और जो रेवेन्यू इनको कलेक्ट करके देना होता था वो देते थे ब्रिटिशर्स को। उसी में थोड़ा बहुत जो इनका फ़ायदा होता था ये अपना ले लेते थे। मध्यस्थ का इतना काम था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी मध्यस्थों की भूमिका बनी रही, इसलिए बनी रही क्योंकि मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा सारा भूमि है, ठीक बात है। अब ज़्यादा सारा जब भूमि है और वो उस हिसाब से खेती नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से उसको कर देना है, तो वो किसी और को दे देगा कि भाई तुम मुझे इतना दे देना, बाकी तुम अपना समझो बूझो, ब्रिटिशर्स को अपना करवर दो और अपना जो तुम्हें फ़ायदा लेना है लो, बाकी मुझे तुम इतना दे देना क्योंकि मेरा ये भूमि है, मेरा ये खेत है। बात समझ में आ रही है। तो रैयतवाड़ी में भी ये जो सुधार किए थे, इससे जो बड़े किसान थे और मझौले किसान थे इनको तो कुछ प्रॉफिट हुआ। जैसे कि अगर जो 100 किलो कोई उपज कर रहा है और उसका 25% या 50% देना पड़ा, मान लीजिए 50% देना पड़ा, तो 50 किलो वो दे दिया कर में। अब 50% यानी कि 50 किलो उसके पास बच गया। अब जिसके पास 10 किलो का उपज होगा, 10 किलो को होता नहीं, मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 10 किलो का उपज होगा, वो 5 किलो अगर जो दे देगा अंग्रेजों को तो उसके पास बचेगा कितना। तो जो निचले स्तर के किसान होते थे जिनके पास भूमि कम होती थी उनकी दशा वैसी ही रही जैसे कि जमींदारी व्यवस्था में थी। चलिए, तो अभी हम लोग जो लिख रहे थे जमींदारी व्यवस्था के बारे में, उसके आगे हम लोग लिखेंगे कि जमींदारी जो व्यवस्था थी उससे प्रभाव क्या क्या पड़ा, और प्रभाव किससे पड़ेगा, जो लोग उसमें शामिल होंगे। प्रभाव जो लोग उसमें शामिल होंगे उन्हीं के ऊपर ना पड़ेगा, तो सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्योंकि सरकार ही तो जमींदारी व्यवस्था लागू की है अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो सरकार को क्या उनके जो मन में था, उनके मनोदशा के हिसाब से जो वो सोचे थे, क्या वो पूर्ति हुई क्या नहीं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जमींदारी व्यवस्था जो लागू हुई थी उससे सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जमींदार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जमींदार की स्थिति कितनी अच्छी हुई और किसानों की स्थिति कितनी अच्छी और बुरी हुई। तो अब हम लोग आगे लिखते हैं जमींदारी व्यवस्था में ही जो मैंने आपको कल लेक्चर में लिखवाया था नोट्स, जमींदारी व्यवस्था, उसके आगे उसी में आप लोग लिखेंगे प्रभाव। हेडिंग डालिए प्रभाव, हेडिंग डालेंगे प्रभाव। अब प्रभाव में लिखेंगे कि सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, नीचे हेडिंग डालिए सरकार। प्रभाव मतलब ये जो बारी बारी से सरकार और जमींदार और किसानों का लिखवाएंगे वो आप समझिएगा कि सरकार पे प्रभाव, जमींदारों पे प्रभाव और किसानों पे प्रभाव। तो अभी सरकार पर प्रभाव आप लोग लिखिएगा, लिखिए जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसे लागू किया, वे उद्देश्य पूरे हुए। हालांकि सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ क्योंकि आय में वृद्धि का प्रावधान नहीं तथा राजनीतिक नुकसान भी अर्थात सरकार की छवि एक शोषक वर्ग की बनी और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिक व किसान विद्रोह भी हुए। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये सरकार के ऊपर प्रभाव हो गया। अब जमींदारों की दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, तो जमींदारों का हेडिंग डाल देंगे कि जमींदारों की दृष्टिकोण से मतलब उन पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इस जमींदारों में लिखिए प्रारंभ में भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण कई जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हुई, लेकिन यह जमींदारों के लिए
ज़मींदारों के लिए अंततः फ़ायदेमंद रहा, अंततः फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि ज़मींदारों की आय में वृद्धि के साथ साथ क्योंकि ज़मींदारों की आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ा, वृद्धि के साथ साथ उसके राजनीतिक वर्चस्व में भी वृद्धि हुई या राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ा। आगे हेडिंग लिखेंगे किसानों पर प्रभाव। सरकारों पर प्रभाव हमने लिख लिया, ज़मींदारों की दृष्टिकोण से हमने देख लिया। अब किसानों पर प्रभाव हेडिंग डालेंगे, किसानों पर प्रभाव। अब किसानों पर प्रभाव में आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, भूमि पर मालिकाना हक छिन जाने के कारण, भूमि पर मालिकाना हक छिन जाने के कारण किसानों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची, किसानों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची और अपनी ही भूमि पर किसान बटाईदार हो गए, अपनी ही भूमि पर किसान बटाईदार हो गए। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़मींदारी व्यवस्था में ऐसी थी कि जो मालिकाना हक था ज़मींदारों को दे दिया गया था, यानी कि किसानों को मालिक नहीं बनाया गया था, वो तो सिर्फ बटाईदार के रूप में थे, केवल करते थे और कर टैक्स अदा करते थे और जो बचता था उसके अलावा अपने जीवन यापन के लिए रखते थे। इसी में अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे सर्वाधिक नुकसान आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ, सर्वाधिक नुकसान आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ। विभिन्न कारणों से आय में गिरावट हुई, जैसे भूमि पर मालिकाना हक न होने, भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें, प्राकृतिक आपदा में राहत के कोई प्रावधान नहीं, महाजनों की चालाकी, प्रशासनिक मशीनरी तथा शोषक वर्गों के बीच बेहतर संबंध इत्यादि। इस चीज़ का मतलब समझिएगा कि जो महाजन जो होते थे, जो ज़रूरत पड़ने पे किसानों को पैसे देते थे सूद ब्याज पे, ठीक है, वो महाजन होते थे, ठीक बात है। और दूसरी चीज़, जो प्रशासनिक मशीनरी मतलब कि जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उनका और ये ज़मींदारों का संबंध अच्छा होने की वजह से ये लोग और ही ज़्यादा शोषण करते थे। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे आप लोग, आय में गिरावट या उपरोक्त परिस्थितियों के कारण किसानों को कर्ज लेने पड़े तथा अधिकांशतः किसानों का जीवन अभाव में व्यतीत हुआ, ठीक बात है। ये ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में था कि ज़मींदारी व्यवस्था जो थी उससे किसानों पर, ज़मींदारों पर और सरकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी और किसके लिए अच्छा था और किसके लिए बुरा था। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक बात है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपको रैयतवाड़ी के बारे में नोट्स लिखवाया जाएगा। रैयतवाड़ी के बारे में आपको अच्छे से बता दिया गया है, सब कुछ चीज़ समझा दिया गया है, अब नोट्स करवाना ही बाकी है। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों को कितना लाभ हुआ, संक्षिप्त में वर्णन करें। अगले लेक्चर में आपको नोट्स लिखवाया जाएगा रैयतवाड़ी से। रैयतवाड़ी के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया गया है, उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, ठीक बात है। उसके बाद से आंसर राइटिंग आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक। बाकी और ठीक है, अगला लेक्चर तो मिल ही जाएगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।